हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सीरीज चल रही है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जो सीरीज चल रही है, उसमें हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ लिया है? सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 14 तक। ठीक है। इसमें हमने बहुत सारी बातें करी, ऐसी बातें करी कि कौन-कौन से ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं किया जा सकता, क्या-क्या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की विशेषताएं हैं। ठीक है। क्या-क्या ऐसे क्या कोर्ट पार्ट परफॉर्मेंस के लिए सजेस्ट कर सकता है, कोर्ट बोल सकता है कि कंपाइल कर सकता है कि पार्ट परफॉर्मेंस करिए। ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक, और यदि हम आपने पुरानी जो 4 क्लासेस हैं वो नहीं ली है, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के नाम से। आप उसके में क्या जाकर जाकर आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ये आज की 5वीं क्लास है। आज सिंपल से हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। ऐसे टॉपिक कि किनके अगेंस्ट और कौन पर्सन स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को। वापस बोलती हूँ कि कौन पर्सन मीन्स हु एंड अगेंस्ट हुम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किया जा सकता है। ठीक है। हु जो बोल रहा है वो बोल रहा है सेक्शन 15 एंड अगेंस्ट हुम जो बोल रहा है सेक्शन 19। देखिए, बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारे जो इसके अंदर टॉपिक्स हैं 15 और 19 के अंदर सेम है, सेम टॉपिक्स है। तो हम इसलिए सेक्शन 15 और 19 को साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि मेन जो हमारा टॉपिक है आज का वही है पर्सन फॉर और अगेंस्ट हुम कॉन्ट्रैक्ट्स में बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। डन। 15 पे आ जाइए, क्या बोल रहा है? हु में स्पेसिफिकली परफॉर्म, मतलब कौन करवा सकता है स्पेसिफिक परफॉर्म। सबसे पहला क्या बोला? एनी पार्टी। ऑफ कोर्स, मान लीजिए ए और बी पार्टी लड़ रहे हैं, तो ए और बी दोनों पार्टी स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट करवा सकते हैं। सेकंड बोला द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल ऑफ एनी पार्टी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ इसका एग्जाम्पल, दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं हम पहले। देखिए, ए ने कहा बी को कि प्लीज तू मेरी क्या बनवा दे, पेंटिंग बनवा दे। ठीक है। अब बी ने क्या करा? 75% पेंटिंग बनवा दी, और क्या हुआ? किसी एक्सीडेंट में इसके हैंड्स को, जो है इसके हैंड है, उसको बहुत ज्यादा क्या हुआ है? ग्रीवियस हर्ट टाइप का हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इसके हैंड्स का। अब क्या हुआ? जो जो इसका बेटा था, बी का बेटा था, तो बी के बेटे ने क्या करा? बी का बेटा भी क्या था? एक तरीके का पेंटर ही था, मतलब अच्छा पेंटिंग करता था। उसने क्या करा? 25% पेंटिंग ए की कंप्लीट कर दी, और ए ने उसे क्या कर लिया? ये जो 7 मतलब जब ये 75% हुआ था, तो ए को पता चल गया कि भाई बी का एक्सीडेंट हो गया। फिर बी का जो बेटा है, मान लीजिए सी है, ए के पास जाता है कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ है, आगे मैं पेंटिंग बना दूं, आप एक्सेप्ट कर लेंगे? ए ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, बना दी। अब जो सी है, जो इसका बेटा है, वो क्या करवा सकता है? ए यदि पैसे नहीं दे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल आई होप समझ में आ गया होगा। वापस बताती हूँ, ए ने कहा बी को पेंटिंग बनवाने के लिए, और 75% बी पेंटिंग बना चुका था, और एक्सीडेंट में उसके हैंड्स को कुछ परेशानी हो गई, ताकि आगे वो पेंटिंग नहीं बना सकता। अब जो इसका बी का जो बेटा है सी, वो भी क्या है? पेंटर है। वो ए के पास जाएगा, देखिए ऐसा ऐसा हुआ मेरे फादर के साथ में, अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं 25% पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। ए उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। तो जो पार्टी, मतलब ये कौन था? लीगल रिप्रेजेंटेटिव था। तो ये भी क्या करवा सकता है? ये भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है। स्क्रीन पे आ जाइए, दिख जाएगा आपको, देखते हैं। देखिए, क्या लिखा हुआ है? द पार्टी द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, क्या? कि द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और हिज प्रिंसिपल कैन नॉट ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कि सी, यदि मतलब जो सी का बी का बेटा था, यदि वो जनरली क्या कर देता? 25% को कंप्लीट करके ए के पास चला जाता, तो यहाँ पे वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता। लेकिन यदि उसको क्या करवाना है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना है, तो उसको 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले कि भाई, if learning skill or solvency or any personal quality of such party is a material ingredient। भाई, ए को बी से क्या बनवानी थी? स्पेसिफिकली बी से पेंटिंग बनवानी थी। तो यहाँ पे इसकी क्या स्किल थी? इसकी स्किल क्या थी? मटेरियल इंग्रेडिएंट थी। ठीक है, मटेरियल इंग्रेडिएंट थी। और सेकंड, जब ए ने बोला था, ए ने क्या कहा कि बी को कि भाई तू क्या करेगा? किसी चीज को, किसी मतलब ये जो मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, इसको आप असाइन नहीं करोगे। लेकिन क्या हुआ? भाई बी का एक्सीडेंट हो गया, अब क्या होगा? तो भाई जनरली ये चीजें, ये दोनों चीजें होती, तब तो
सी आकर, इसका बेटा आकर ए के खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता था। डन। अब लेकिन क्या हुआ, बी ने क्या कर दिया, पार्ट परफॉर्मेंस कर दिया, 75% का परफॉर्मेंस कर दिया है ऑलरेडी बी ने। अब ए जाकर, जो पार्टी रिप्रेजेंटेटिव जाकर बोल रहा है ए को कि सर मैं अब कंप्लीट करना चाहता हूँ, और ए ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ए ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो सी भी, जो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है, वो क्या करवा सकता है, वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है। ठीक है, डेफिनेशन आप लोग देख ही लीजिएगा। रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट सब चीजें मतलब ब्रॉडर टर्म है। रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट में एजेंट, असाइनी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये सब आते हैं। यही सेम एग्जांपल जो मैंने आपको बताया लिखा है, ए मेड ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी फॉर पेंटिंग, hence A cannot obtain specific performance of this contract as it is made on individual's skill. But if B has done with 75% part of the painting and met with the accident, and C, who is a artist who ready to make full painting and it's been accepted by B, then C may obtain specific performance. ठीक है, सी करवा सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्योंकि जो पार्टी थी जिसने पेंटिंग बनवाई थी उसने क्या कर लिया, उसको पार्टली क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। क्या बोला, बी पॉइंट क्या बोल रहा है कि जब सेटलमेंट है मैरिज का या कॉम्प्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट्स का बिटवीन सेम फैमिली, तो जो पर्सन बेनिफिटेड है, जो पर्सन बेनिफिटेड है, क्या बोल दिया इसने, फर्स्ट पॉइंट बोला है मैरिज, सेकंड बोला है कॉम्प्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट्स बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम फैमिली। मतलब कुछ फैमिली मैटर चल रहा है, तो कौन पर्सन जो बेनिफिशियली एंटाइटल्ड है वो क्या करवा सकता है, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है। एग्जाम्पल से बहुत इजीली वे में समझ में आ जाएगा। ए बी सी एंड डी कौन है, ब्रदर्स हैं, और इनकी क्या है, जॉइंट प्रॉपर्टी है विलेज में। अब ए बी एंड सी ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि हाँ भाई सारी प्रॉपर्टी किसको दे दूंगा, डी को दे देंगे। अब डी क्या है, यहाँ पे बेनिफिशियली एंटाइटल्ड है, कौन सा मैटर है, फैमिली मैटर, और डी क्या है, बेनिफिशियली एंटाइटल्ड है, तो वो क्या करवा सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल, बस आप ये याद रखिए कि मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट है या फैमिली मैटर है, तो जो भी पर्सन स्पेसिफिकली एनफोर्स करवा सकेगा कौन होगा, वो जो बेनिफिशियली एंटाइटल्ड है। देखिए ई एफ जी, आज तक ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मतलब जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। ई एफ जी कितने सारे शब्द हैं, कितने सारे शब्द है, रिमाइंडर मैन, रिवेंजर, ये सब चीजें क्या होती है, आपको मैं सिंपल एक एग्जांपल से बताती हूँ। देखिए क्या लिखा, देखिए ए है, उसने क्या करा कि मेरे, इसका घर है, कबीर नाम का प्रॉपर्टी है। उसने क्या कहा, बी को क्या कहा कि बी भाई तू एक काम कर, जब तक तू जिंदा है, जब तक तू लाइफ टाइम जिंदा है, तो ये जो अबीर नाम की प्रॉपर्टी है इसको इंजॉय कर, इसको क्या कर, इंजॉय कर। डन। और उसके बाद में जब से मतलब जैसे तेरी डेथ होगी तो ये प्रॉपर्टी सी के पास चल जाएगी, तो सी यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर मैन है। तो यदि सी के राइट किसी भी तरीके से अफेक्ट हो सकते हैं, तो वो क्या करवा सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है किसी भी चीज का। ए ने बी को बोला, टेनेंट फॉर लाइफ है बी, कि तू जब तक जिंदा है तब तक इस प्रॉपर्टी का एंजॉय कर, और जब जैसे प्रॉपर्टी तेरी खत्म हो जाएगी, जैसे मतलब लाइफ खत्म हो जाएगी, तो ये प्रॉपर्टी सी के पास चली जाएगी, तो सी है रिमाइंडर। ठीक है, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर इनटू बाय अ टेनेंट फॉर लाइफ। अब बी यदि किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करता है और जिससे क्या इफेक्ट हो रहा है, रिमाइंडर मैन का इफेक्टमेंट हो रहा है, तो रिमाइंडर मैन क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है। टेनेंट फॉर लाइफ, a person who is entitled under a settlement to use a property for the rest of his life। मैंने आपको बता दिया बी लाइफ टाइम एंजॉय कर सकता है प्रॉपर्टी को। रिमाइंडर मैन क्या होगा, टू whom the estate shall be devolved after the termination of time former owner। ठीक है, जिसके पास में क्या आनी है, प्रॉपर्टी आनी है। एग्जाम्पल समझेंगे। A gave his house to B for life time। ए ने बी को लाइफ टाइम के लिए हाउस दिया। बी कौन है, टीनेंट फॉर लाइफ है, लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, बी के डेथ के बाद में प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी, सी को चली जाएगी, तो सी क्या है यहाँ पे, रिमाइंडर मैन। अब फिफ्थ पॉइंट में बात होती है रिवर्जनर इन पोजीशन। रिवर्जनर इन पोजीशन, देखो रिवर्जनर इन पोजीशन क्या होता है, रिवर्जनर जो चीज होती है, जनरली आप सिंपल वर्ड समझो, रिवर्जनर जो चीज होती है मतलब जिसने प्रॉपर्टी दी है, जिसने प्रॉपर्टी दी है उसी के पास वापस आएगी, ग्रांटर। तो ये तो होता है रिवर्जनर। ठीक है, अब लेकिन क्या होता है, ग्रांटर मर जाता है, यदि ग्रांटर की मतलब ऐसे कुछ सिचुएशन आ जाती है, ग्रांटर के पास प्रॉपर्टी नहीं आ पाती है, तो किस पर्सन के पास जाएगी, मान लीजिए एलआर के पास जाएगी इसकी प्रॉपर्टी,
तो ये हो जाता है रिवर्जनल इन पोजीशन। मतलब ग्रांटर ने पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, ग्रांटर ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया कि तेरे मरने के बाद एलआर के पास प्रॉपर्टी जाएगी, लेकिन बाय चांस क्या हो गया, मर गया, ग्रांटर मर गया, किसके पास प्रॉपर्टी जानी है, एलआर के पास जानी है। तो ये होता है रिवर्जन इन पोजीशन। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल, ए क्या था, ग्रांटर था, उसने बी को प्रॉपर्टी दी, लेकिन इसने क्या बोला कि तू मेरी प्रॉपर्टी वापस मुझे देगा, वापस मुझे मिल जाएगी। कोई उसने बोला नहीं कि एलआर करूंगा या कुछ भी करूंगा, एलआर के पास वापस जाएगी। लेकिन इन सिचुएशन क्या हुआ, ए की डेथ हो गई, बी के लाइफ टाइम। अब क्या हुआ, ए की डेथ हो गई तो किसके पास जाएगी प्रॉपर्टी, एलआर के पास जाएगी प्रॉपर्टी। तो इसे क्या कहते हैं, रिवर्जन इन पोजीशन। कहीं भी यदि एलआर का राइट इफेक्ट होता है तो एलआर क्या कर सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकता है। A reversionary in possession where the agreement is a covenant, मतलब किसी लीगल राइट को ट्रांसफर किया गया है, किसी लीगल राइट को ट्रांसफर किया गया है, तो द रिवर्जनर इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ सच कोवेनेंट। डन। सेम मैंने बताया है कि रिवर्जन जनरल मीनिंग व्हेन द राइट ऑफ रिवर्स बैक ऑफ द प्रॉपर्टी शैल रिमेन विद द ग्रांटर ओनली। इफ द टेनेंट फॉर लाइफ डाइज द प्रॉपर्टी विल रिटर्न बैक टू ग्रांटर। भाई ग्रांटर यदि जिंदा रहता है तो ग्रांटर के पास प्रॉपर्टी आ जाएगी, लेकिन यदि ग्रांटर एक्सपायर हो जाता है, tenant for life, then property shall be revert back to reversion in possession, that is his LR। LR के पास आ जाएगी, LR यहाँ पर कौन है, रिवर्जन इन पोजीशन है। डन, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जी पॉइंट बोल रहा है रिवर्जन इन रिमाइंडर। रिवर्जन इन रिमाइंडर, देखिए रिवर्जन इन पोजीशन में किसके पास राइट था, मतलब ग्रांटर ने किसी को राइट नहीं दिया था प्रॉपर्टी वापस करने का, लेकिन इमरजेंसी में किसके पास प्रॉपर्टी आई, एलआर के पास आ गई, क्योंकि ग्रांटर एक्सपायर हो गया। लेकिन रिवर्जन इन रिमाइंडर में क्या होता है, रिवर्जन इन रिमाइंडर में ग्रांटर, जो ग्रांटर है कि भाई टेनेंट फॉर लाइफ को बोलेगा कि मैं तुझे पूरी प्रॉपर्टी देकर जा रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी, ये प्रॉपर्टी प्लीज इस थर्ड पर्सन को दे देना। जब तेरी एक्सपायरी होगी तो ये थर्ड पर्सन के पास ये क्या चल जाएगी, प्रॉपर्टी चल जाएगी। तो ये रिमाइंडर है, ये थर्ड पर्सन क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, पोजीशन में तो ऑटोमेटिकली आ गई थी प्रॉपर्टी, एलआर के पास में वो ग्रांटर बताकर नहीं गया था, लेकिन यहाँ पर ग्रांटर बोल के गया है कि थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे यदि थर्ड पर्सन का राइट इफेक्ट हो रहा है, थर्ड पर्सन को मटेरियल इंजरी हो रही है, तो ये रिवर्जनरी रिमाइंडर क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स करा सकता है। ये सेम ही बात लिखी हुई है, रिवर्जन रिमाइंडर की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। इन दिस द प्रॉपर्टी शैल गेट बैक टू द थर्ड पर्सन इन हुज फेवर ग्रांटर क्रिएट्स फ्यूचर इंटरेस्ट। द थर्ड पर्सन इज कॉल्ड रिवर्जन इन रिमाइंडर। ठीक है, अब आ जाइए एफए क्या बोलता है। देखिए, एक एलएलपी थी, एलएलपी 1 थी, इसने एक नया कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बी के साथ में। अब क्या हुआ, अब ये एलएलपी नई एलएलपी में मर्ज हो गई, एलएलपी 2 में मर्ज हो चुकी है, एलएलपी 2 में मर्ज हो गई। अब बी का कॉन्ट्रैक्ट भाई एनफोर्स कौन कराएगा, अब एलएलपी 1 तो है ही नहीं, तो एलएलपी 2 के क्या कर सकती है, एलएलपी 2 स्पेसिफिकली एनफोर्स करवा सकती है, क्योंकि अभी एलएलपी 1 तो खत्म ही हो गई, अब एलएलपी 2 में मर्ज हो गई, एलएलपी 2 भी क्या करवा सकती है, अगेंस्ट बी स्पेसिफिक एनफोर्समेंट करवा सकती है। और सेम टू सेम कंपनी है, कंपनी 1 थी, ठीक है, बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और कंपनी 2 में मर्ज हो गई। अब कंपनी 2 बी के अगेंस्ट क्या करवा सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स करवा सकती है। when a LLP, और यहाँ पे लिखा है when a company has entered into a contract and subsequently amalgamated with another LLP, और यहाँ पे किसके साथ amalgamated, अदर कंपनी के साथ, the new LLP which arises out of amalgamation क्या करवा सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकती है। देखिए यही लिखा हुआ एग्जाम्पल में कि एलएलपी 1 क्या थी, सिक थी, ठीक है, सिक एलएलपी थी, और उसने क्या करा, एक बी के साथ में, पारुल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब ये एलएलपी 2 के साथ अमलगमेट हो गई है, एलएलपी 2 पारुल के अगेंस्ट, यहाँ पारुल लिख लीजिएगा, पारुल के अगेंस्ट क्या करवा सकती है, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवा सकती है। और सेम बात किसमें गई है, कंपनी ने कही है। एक कंपनी किसके साथ अमलगमेट हो गई है, दूसरी कंपनी के साथ अमलगमेट हो गई है, और पहली वाली कंपनी ने क्या करा था, पारुल के साथ करे थे कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या करवा सकते हैं, वो दूसरी वाली कंपनी या दूसरी वाली एलएलपी पारुल के अगेंस्ट क्या करा सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स करवा सकती है। आप लोगों को पता ही होता है, कंपनी जब बनती है तो क्या चाहिए होते हैं, प्रमोटर चाहिए होते हैं, मतलब कंपनी अभी बनी नहीं है लेकिन प्रमोटर जरूरी है उसके लिए,
प्रमोटर ही सारे काम करवाते हैं, एमओए बनवाते हैं, एओए बनवाते हैं, उसके लिए जगह डिसाइड करते हैं, माइंड में अपना दिमाग लाते हैं कि मुझे कंपनी बनानी है। तो पारुल क्या है? प्रमोटर है। पारुल ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किए, पारुल ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। अब क्या हो गया? कंपनी, पहले तो कंपनी थी नहीं, पहले कंपनी नहीं थी, अब कंपनी बन चुकी है। पारुल ने जैसे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, इस कंपनी ने बनने के बाद में क्या कर लिया? उनको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। तो पहले कौन था? पहले पारुल एनफोर्स करवाती, अब कौन करवाएगा? कंपनी एनफोर्स करवाएगी। पढ़ते हैं, when the promoters of the company have before its incorporation entered into a contract for the purpose of the company and such contract is warranted by the terms of incorporation। तो क्या करवा सकते हैं? कंपनी इन्फोर्स करवा सकते हैं, बट प्रोवाइडेड क्या बोला? कंपनी ने जो भी सारे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, पारुल ने, प्रमोटर ने, उसे क्या कर लेना चाहिए? एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फिर देखिए, मैंने क्या आपको मैंने सारा बता दिया कि कौन-कौन पार्टी, रिप्रेजेंटेटिव हो गया, नई एलएलपी हो गई, नई कंपनी हो गई, रिमाइंडर इन पोजीशन हो गया, रिमाइंडर इन जो भी रिवर्जनर हो गया। तो ये सारे लोग क्या करवा सकते हैं? ये सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवा सकते हैं। फिर हम इसके साथ में पढ़ेंगे सेक्शन 19, किसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स किया जा सकता है। पहले हम सिंपल सिंपल जो हम 15 में पढ़कर आए हैं वही वही पढ़ लेंगे, बाद में बी और सी हम बाद में पढ़ेंगे। कौन कर सकता है? किसके अगेंस्ट किया जा सकता है? सेक्शन 19 बोलता है किसके अगेंस्ट एनफोर्स किया जा सकता है। किसी भी पार्टी, भाई ए किसके खिलाफ कर लेगा? बी के खिलाफ कर लेगा, बी किसके खिलाफ कर लेगा? ए के खिलाफ कर लेगा। ठीक है, बी सी को हम ये भी ड्रॉप कर देते हैं। और सेम, जब एक एलएलपी दूसरी एलएलपी में क्या हो गई है? मर्ज हो गई है, तो नई एलएलपी के अगेंस्ट किया जा सकता है। अब ठीक है, और सेम, एक कंपनी यदि दूसरी कंपनी में मर्ज हो गई है, तो नई कंपनी के अगेंस्ट अपन क्या कर सकते हैं? न्यू कंपनी के अगेंस्ट हम केस फाइल कर सकते हैं या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। अगेंस्ट, अभी हम वर्ड पढ़ रहे किसके अगेंस्ट, सेक्शन 19 में लिखा है किसके अगेंस्ट, सेक्शन 15 में लिखा है कौन करवा सकता है। और सेम क्या बात कही है कि एक प्रमोटर, कंपनी बनने से पहले प्रमोटर होते हैं, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गए थे? एंटर हो गए थे, और कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने उन प्रमोटर्स के सारे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। तो जो कंपनी है उसके अगेंस्ट क्या ला सकते हैं? केस लाया जा सकता है, उस कंपनी के अगेंस्ट केस लाया जा सकता है। देन आई होप आपको ये 3 चीजें समझ में आ गई होगी। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट को समझने के लिए पहले आपको जाना पड़ेगा दूसरी स्क्रीन पर। आते हैं, क्या बोलता है सेकंड पॉइंट? देखते हैं। देखिए, मैं समझाती हूँ सिंपल। ए ने बी को घर बेचा, ए ने बी को घर बेच दिया। अब लेकिन, अब लेकिन क्या था? ए ने सेम घर सी को भी बेच दिया। अब लेकिन सी को क्या था? सी को मान लीजिए उसने कम रेट में बेच दिया, या विदाउट कंसिडरेशन, बेच भी नहीं दिया, गिफ्ट में दे दिया। अब बी तो ऑलरेडी इस घर में रह रहा है, बी तो ऑलरेडी इस घर में रह रहा है, तो क्या होगा? अब बी ए के खिलाफ तो करवा सकता था, वो तो करवा ही सकता था, सी के खिलाफ भी केस लगा सकता है। समझ गए? एक ए, वापस बताती हूँ, ए ने बी को घर सोल्ड आउट करा, और सी को बस बेस ए ने क्या कर दिया? घर गिफ्ट में दे दिया। तो यहाँ तो यार डबल कैसे कर सकते हो आप? किसी राइट्स को 2 बार कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? तो बी क्या है? बी के पास में अधिकार है, वो सी के खिलाफ क्या करवा सकता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है कि नहीं, मेरा घर है, वापस कर। अब लेकिन क्या हुआ? यहाँ पे सी ने इसको विथ कंसिडरेशन खरीदा था, गुड फेथ में, विथ कंसिडरेशन खरीदा था, गुड फेथ में। इसको पता नहीं था कि भाई बी को ऑलरेडी मकान बिक चुका है, तो इसने क्या करा? विथ कंसिडरेशन गुड फेथ में खरीद लिया। अब बी नहीं करवा सकता सी के खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्योंकि सी का क्या है? सी का अच्छा अधिकार है, अच्छा अधिकार है, उसने गुड कंसिडरेशन में खरीदा था। तो यही बात, सेम बात क्या बोलता है? बी पॉइंट बोलता है। आ जाइए, देखते हैं स्क्रीन पे। देखिए क्या बोल रहा है? हम किसके खिलाफ? एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम बाय अ टाइटल। एनी अदर पर्सन कौन था? सी था। सी के खिलाफ कब लगा सकते हैं? सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट, जब घर बेच दिया उसके सब्सिक्वेंटली, जब उसको सी को घर बेचा, मतलब घर गिफ्ट में दिया, तो हम क्या करा सकते हैं? सी के अगेंस्ट भी ए क्या करवा सकता है? बी क्या करवा सकता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है। लेकिन सी ने क्या खरीदा था? सी ने वैल्यू के लिए खरीदा था, और मनी किस में दी थी? गुड फेथ में दी थी। तो अब आप
जो बी है वो सी के खिलाफ स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता। वापस बोलती हूँ, ए ने बी को घर बेचा, फिर क्या करा, ए ने सी को भी गिफ्ट में दे दिया। बी क्या करेगा, बी बोलेगा सी को ये घर मेरा है, मैंने पैसों से खरीदा है, तो अब करवा सकता है। लेकिन यदि सी ने भी पैसों से खरीदा हो, गुड फेथ में खरीदा हो, तो सी के खिलाफ ए बी जाकर नहीं बोल सकता कि मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवानी है। डन। आ जाते हैं सी पॉइंट को समझने से पहले मैं आपको बताती हूँ, स्क्रीन पे आते हैं। देखिए सी पॉइंट क्या बोलता है, मान लीजिए ए है, बी है एंड सी है। इनका एक घर है, पूरा घर है, ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा। ये क्या है, जॉइंट ओनर है, जॉइंट ओनर है। अब ए ने अपना हिस्सा बेच दिया डी को बेच दिया, ठीक है। बेच दिया नहीं, एग्रीमेंट टू सेल कर दिया। और डी ने भी क्या कर दिया, पार्ट परफॉर्मेंस में ए को 10 लाख रुपए दे दिए हैं। अब लेकिन क्या हुआ, ए की डेथ हो गई है, ए की मान लो एग्रीमेंट टू सेल करने के 10 दिन बाद डेथ हो गई। अब डी बेचारा क्या करेगा, लेकिन डी को क्या पता था कि ये तीनों क्या हैं, जॉइंट ओनर है, कि यदि ए की डेथ हो जाएगी तो ये घर किसके पास चला जाएगा, ये घर चला जाएगा बी और सी के पास में। ऑलरेडी डी जानता था कि ए को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, ए को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, डिप्लेस कर सकता है, मतलब ये दोनों पर्सन ए को कभी ना कभी इन सिचुएशन क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, डिस्प्लेस्ड कर सकते हैं। तो डी क्या कर सकता है, डी अब जब ए एक्सपायर हो गया उनके बाद किसको केस लगा, किसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोल सकता है, बी एंड सी। आ जाइए स्क्रीन पर, यही बात बोल रहा है। any person claiming under a title though prior to the under the title कौन थे, claiming under the title B और C थे। दो prior to the contract and known to the plaintiff, D को पहले से ही पता था कि ये डिप्लेस हो जाएंगे, डिफेंडेंट कौन है, ए, डिप्लेस्ड बाय द डिफेंडेंट, कि डी को पहले से ही पता था कि ये जो घर है ए का घर है, यदि बाय चांस कुछ भी सिचुएशन आती है तो ये तीनों क्या है, को ओनर है तीनों, या जॉइंट ओनर है। ए कुछ भी सिचुएशन तो ए का घर किसके पास चला जाएगा, बी और सी के पास चला जाएगा। तो अब यहाँ पे डी क्या कर सकता है, बी और सी के खिलाफ या सी के अगेंस्ट क्या करा सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है। आई होप आप लोगों को 15th एंड 19th ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आए तो भी आप क्या करना, आराम से दोबारा ये वीडियो को देखना, प्लीज लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए ऐसे ही आगे वीडियो बनाती रहूंगी।